दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक्सपीडिया ऑनलाइन। मैं राहुल साहू आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल ई के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने जो शेड्यूल्स देखे थे वो थे शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल डी तक के, जिसमें हमारा कहना चाहिए कि एडिशनल इनकम के 1099 इनकम्स, वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने वाले हैं आज, ये है शेड्यूल ई। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यह 1040 रिटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हमारे पास रेंट, रॉयल्टी, पास थ्रू इनकम्स फ्रॉम पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, ये सारे के सारे जो अदर इनकम के सोर्स हो जाते हैं ना, इन सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो शेड्यूल ही बहुत लंबा, कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इनकम इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। तो इसको आप आखिरी तक देखिएगा और थोड़ा ये टेक्निकली रहेगा, इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बार में ये वीडियो समझ ना आए, आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार में समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा आपको कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो इसके बारे में कि किस तरीके से कौन सी इनकम कहाँ ट्रीट होगी। बट फिर भी अगर नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। बट आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन हाँ, आप एक बार इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये सारे इनकम का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, कौन सी इनकम कहाँ पर इनपुट की जाती है, वो सारी क्लियरिटी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ पे, शेड्यूल ई। दोस्तों, ये हमारा फॉर्म है शेड्यूल ई। शेड्यूल ई फॉर्म जो हमारा 1040 रिटर्न्स में होता है, इसको जाना जाता है सप्लीमेंटल इनकम एंड लॉसेस। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी इनकम यहाँ पे लिखी है। रेंट, रियल एस्टेट, रॉयल्टी इनकम जो हमारे रियल एस्टेट को रेंट देते हैं उससे। दूसरा, रॉयल्टीज हमें मिलती हैं तो वो वाली, जैसे बुक पब्लिश की या कोई हमारा पेटेंट तो उसमें रॉयल्टी मिलती है तो वो वाली इनकम। दूसरा, पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं तो उससे जो आपको K1s की इनकम मिलती हैं, जो आप लोगों का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि मुझे शेड्यूल के के बारे में बताइए, जो शेड्यूल के की इनकम है, पार्टनरशिप इनकम, वो वाली कहाँ पे आएंगी। तो यही है वो फॉर्म है जिसमें सारी की सारी इनकम आती हैं। पार्टनरशिप की इनकम भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। इसके बाद आपका आ जाता है एस कॉर्पोरेशन का। एस कॉर्पोरेशन से जो आपको इनकम आती है, शेड्यूल के आता है आपका, वो यहाँ पे आएगा। स्टेट इंटरेस्ट से एंड रेमिकस। ओके, तो ये इतने सारे इनकम को सिर्फ शेड्यूल ई में आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फॉर्म होने वाला है, आप इसको आराम से वीडियो को देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप इसमें काम कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं इस फॉर्म का क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये होता है इनकम एंड लॉसेस फ्रॉम रेंटल, रियल एस्टेट एंड रॉयल्टी। जो हमारा पार्ट 1 में आता है वो आता है रेंट, रियल एस्टेट की इनकम आएगी। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 आता है आपका इनकम और लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप एंड एस कॉर्पोरेशन। पहले हमारा रेंट एंड रॉयल्टी आएगा, दूसरे पार्ट में आ जाएगा आपका पार्टनरशिप का और कॉर्पोरेशन से जो भी इनकम एंड लॉस हुआ है, K1s वाली इनकम का। ओके, देन उसके बाद आता है पार्ट 3 में इनकम एंड लॉसेस फ्रॉम स्टेट एंड ट्रस्ट। जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वहां से जो आपको इनकम आती है वो वाली यहाँ पे आएगी। देन उसके बाद आता है पार्ट नंबर 4 में इनकम और लॉसेस फ्रॉम रियल एस्टेट मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट। जो आपका मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट होता है उससे जो आपको इनकम आती है, ये वाली इनकम यहाँ पे आएगी। ओके, देन उसके बाद आता है पार्ट 5 समरी, जो कि ये पूरे सभी इनकम्स की एक समरी जनरेट होती है, वो यहाँ पे आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम अब एक एक पार्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूएस टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो उनको अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं और उनको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और जो लोग अपने जॉब करना चाहते हैं, लाइक अभी वो 12th पास आउट हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, जो ईए करना चाहते हैं, तो वो हमारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं। तो आप वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट में यूएस टैक्सेशन की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहां से आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने पूरा पाथवे दिया हुआ है कि आप कैसे अपना आगे करियर बना सकते हैं और किस तरीके से आपको आगे स्टेप लेने हैं। बाकी मैं इस पर और वीडियोज लाने वाला हूँ जिसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से और कौन कौन से नोट्स आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं और जॉब ले सकते हैं।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज पीपल जिन्होंने हमारे वीडियोस देख के उनको जॉब मिली है। मुझे मैसेज आया था कुछ लोगों के लिए, तो मैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि उनको हमारे वीडियोस से हेल्प मिली और वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड मैं विश करता हूं कि आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखें और अपना करियर आगे बनाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर पा रही हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं शेड्यूल ई के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा इनकम एंड लॉस फ्रॉम रेंटल रियल एस्टेट रॉयल्टीज का फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे एक जो नोट लिखा है ये पहले देखिएगा कि इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग पर्सनल प्रॉपर्टी यू शेड्यूल सी। अगर आप कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के रेंट आउट के बिजनेस में है तो आपको शेड्यूल सी में इनपुट देना है। हमने शेड्यूल सी की वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आप वो जाके देखिएगा। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंटल इनकम कहाँ पे आएगी। ओके, तो यहाँ पे वो वाली रेंटल इनकम नहीं डालेंगे जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से है। ओके, देन अब हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये देखिए इस तरीके से जो हमारा था शेड्यूल सी जब हम फाइल कर रहे थे तब भी हमारे पास ये पॉइंट आए थे ए एंड बी कि डिड यू मेक एनी पेमेंट इन 2020-22 दैट वुड रिक्वायर्ड यू टू फाइल फॉर्म 1099। कि अगर आपने कोई पेमेंट किया है किसी को, जिसको 1099 क्या होता है, एक इनकम फॉर्म होता है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप उसको सैलरी वेजेस दे रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें 1099 इशू करना होता है। अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो यहाँ पे आपको यस टिक करना होगा। ओके, और अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है इफ यस डिड यू विल यू फाइल रिक्वायर्ड फॉर्म 1099। तो अगर आपने ये किया तो आपको क्या 1099 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट का। अब जो हमारा दूसरा आता है 1A, यहाँ पे देखिएगा ये जो 1A है इसमें हमें क्या दिया है, फिजिकल एड्रेस ऑफ ईच प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है, ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होंगी जिनसे आपका रेंटल रियल एस्टेट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम है आपकी और रॉयल्टीज आपको मिल रही है, उन आपकी प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे लिस्ट करना होगा विथ एड्रेस के। कि आप मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है, वहां से है, या फिर एक कोई दूसरा प्रॉपर्टी या उसका एड्रेस है, वहां पे आप फिजिकल एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखेंगे सभी प्रॉपर्टी का। मान लेते हैं कि आपका आप दिल्ली में चांदनी चौक में है तो वहां का आपको एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखना है। तो जितनी भी आपकी फिजिकल कहना चाहिए जितनी प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है उन सभी प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी होता है। ओके, उसके बाद आता है 1B टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सिंगल फैमिली रेसिडेंट, वेकेशन शॉर्ट टर्म रेंटल, लैंड, सेल्फ रेंटल एंड मल्टी फैमिली रेसिडेंस, कॉमर्शियल, रॉयल्टीज एंड अदर्स। तो यहाँ पे ये कोड हमें मेंशन करने होते हैं कि किस तरीके की उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो किस तरीके की, वो शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे दी जा रही है या फिर रेसिडेंशियल के लिए रेंट पे दी जा रही है या फिर कॉमर्शियल है या कोई जमीन है या फिर आपने उसमें रॉयल्टी दी है। आपने जैसे कई लोग रॉयल्टी पे ले लेते हैं कि 10 साल के लिए 15 साल के लिए लिया, उस पर रॉयल्टी देते हैं, ये सेल्फ रेंट आउट है। तो जो भी कोड वहां पे आता है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा 1B में। देन उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, फॉर ईच रेंटल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिस्टेड अबव रिपोर्ट द नंबर ऑफ फेयर रेंटल एंड पर्सनल यूज डेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फेयर रेंटल डेज होते हैं, मतलब यहाँ पे आपने कितने दिन के लिए वहां पे रेंट पे दिया और कितने दिन उसको पर्सनल यूज में रखा है, तो वो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मेंशन करने होंगे हर एक प्रॉपर्टी का। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल आपकी फर्स्ट पॉइंट में। इसके बाद आता है हमारा, आपको यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जब हम रेंटल इनकम यहाँ इनपुट करेंगे तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी का। तो जितनी भी हमें मान लेते हैं 3 प्रॉपर्टी थी ABC, अब उसमें क्या होता है हमारे यहाँ जब इनकम करेंगे तो रेंट रिसीव, जो भी आपको रेंट रिसीव हुआ है वो लाएगा आपका लाइन नंबर 3 में, और अगर आपको रॉयल्टी रिसीव हुई है तो वो आपकी आएगी लाइन नंबर 4 में। अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो होता है आपका इनकम है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उस पर एक्सपेंसेस होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं तो वो हम माइनस करके फिर हमारा फाइनल आउटपुट आएगा हमारा लाइन नंबर 20 में हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। तो उसके पीछे ये देख लीजिए आप एक बार, ये लिस्ट क्यों है, मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने शेड्यूल सी में भी डिस्कस किया था। तो ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट, ऑटो ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, कमीशन, इंश्योरेंस, लीगल एंड अदर प्रोफेशनल फीस, मैनेजमेंट फीस, मॉर्गेज इंटरेस्ट पेड टू द बैंक, अदर इंटरेस्ट, रिपेयर, सप्लीमेंट, सप्लाईज, टैक्सेस, यूटिलिटी, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं
उनको यहाँ पे हम हर प्रॉपर्टी का सेपरेटली मेंशन करेंगे और उसके बाद जो हमारी इनकम है यहाँ से हम माइनस करेंगे। लाइन नंबर जो हमारा 20 आएगा वो क्या आता है, टोटल एक्सपेंसेस एड लाइन 5 to 19, यहाँ पे 5 से लेकर 19 तक के आपके टोटल एक्सपेंसेस आएंगे। देन क्या होगा, लाइन नंबर 20 में क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट लाइन 20 फ्रॉम लाइन 3 रेंट और फॉर रॉयल्टी इफ रिजल्ट इज लॉस से इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट इफ यू मस्ट फाइल फॉर्म 6198। अगर आपको लॉस होता है तो आपको 6198 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका लाइन नंबर 3 और 4, अगर आपको रेंट है तो आप यहाँ पे लाइन नंबर 3 में से माइनस करेंगे 20 को, अगर रॉयल्टी है तो 4 में से माइनस करेंगे 20 को, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 21 में। तो ऐसे ये हर प्रॉपर्टी का आ गया। जब हमारे पास क्या हो गया कि हमारी रेंट की जो फाइनल इनकम है, आपकी नेट इनकम आ जाएगी लाइन नंबर 21 में। अब हमारे पास देखते हैं लाइन नंबर 22 क्या बोलता है। लाइन नंबर 22 है वो होता है डिडक्टेबल रेंटल रियल एस्टेट लॉसेस आफ्टर लिमिटेशन इफ एनी ऑन फॉर्म 8582। 8582 में अगर कोई भी कहना चाहिए रेंटल रियल एस्टेट लॉसेस को एक लिमिट रहती है डिडक्शंस की, उससे अगर जाता है तो यहाँ पे मेंशन करते हैं लाइन नंबर 22 में। ओके, देन अब यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 23 है, टोटल ऑफ ऑल अमाउंट रिपोर्टेड ऑन लाइन नंबर 3 फॉर रेंट फॉर ऑल रेंटल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो टोटल है 3 का टोटल पूरा आ जाएगा 23 में। देन आता है बी है टोटल ऑफ ऑल अमाउंट रिपोर्टेड ऑन लाइन 4, तो ये रॉयल्टीज का पूरा लाइन आ जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है। देन सी जो आपका है टोटल ऑफ ऑल अमाउंट रिपोर्टेड ऑन लाइन नंबर 12 फॉर ऑल प्रॉपर्टीज। जो 23 सी में आएगा वो आता है 12 नंबर पे, जो है वो क्या होता है, मॉर्गेज इंटरेस्ट पेड। तो ये तो हमारा एक बार कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे हमें एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन और देनी होती है 23 में, ए बी सी डी ई। अब जो डी पॉइंट कहता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल अमाउंट रिपोर्टेड ऑन लाइन 18 फॉर ऑल प्रॉपर्टीज। लाइन 18 क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड डिप्लेशन। ये आपको समझना होगा कि ये अलग से अमाउंट्स क्यों मांग रहे हैं। आपको यहाँ पे बाकी चीजों का नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन नंबर 4 का इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगा, लाइन नंबर 12 का है आपका इंटरेस्ट है, ये बैंक का रिपेमेंट है इसलिए मांगा। एंड उसके बाद जो लाइन नंबर कहना चाहिए 18 है, 18 आपका क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और डिप्लेशन। तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वो भी, क्योंकि क्या होता है इसका हमें क्लेम जब हम करते हैं ना तो वो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, इस वजह से यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मांग रहे हैं लाइन नंबर 23 में। ओके, देन आता है टोटल ऑफ ऑल अमाउंट रिपोर्टेड ऑन लाइन नंबर 20 फॉर ऑल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लाइन नंबर 23 में आएगा। ओके, सभी का टोटल मिला के, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है हर प्रॉपर्टी का अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो जाती है, समरी होती है। देन हमारे पास आएगा जो लाइन नंबर 24 है, ये होती है इनकम। एड पॉजिटिव अमाउंट शो ऑन लाइन 21। यहाँ पे जो हमारा लाइन नंबर 21 था, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट्स वाले अमाउंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, वो आएगा आपका लाइन नंबर 24 में। देन क्या आता है, लॉसेस एड रॉयल्टी लॉसेस फ्रॉम लाइन नंबर 21 एंड रेंटल रियल एस्टेट लॉसेस फ्रॉम लाइन नंबर 22 एंटर टोटल लॉस हियर। अब क्या होगा, जो 21 एंड 22 में जो भी लॉसेस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लाइन नंबर 25 में लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, देन जो हमारी लाइन नंबर 26 है, ये होता है टोटल रेंटल रियल एस्टेट एंड रॉयल्टी इनकम और लॉसेस कंबाइन लाइन नंबर 24 25 एंटर द रिजल्ट हियर इफ पार्ट 2 3 4 एंड लाइन 41 पेज 2 do not apply to you. Also enter this amount on schedule 1 line number 5, otherwise include this amount on total on line number 41 on page 2। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा होगा ना, कंबाइन लाइन 24 और 25 का हम ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट आएगा लाइन नंबर 26 में। ओके, अब अगर इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 4 ये नहीं होता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन हम यहाँ पे पार्ट 2 3 भी देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो जो हमारा पेज नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए, ये हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या आता है। यहाँ पे पेज नंबर 2 है वो होता है हमारा, अभी तक दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रेंट एंड रियल एस्टेट इनकम का क्या है, रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी इनकम। ये हमारा लाइन नंबर 26 से टोटल अमाउंट चला जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप में उसका कोई इनकम है, उसको कोई K1 इशू हुआ है, K1 से इनकम है, कॉर्पोरेशन से इनकम है K1 के थ्रू, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी पार्ट नंबर 2 में।
अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मिस मत करिएगा और इसको आप रिवाइंड करके देखिएगा तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। ओके, और अगर कोई आपके सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी हम Q&A सेशन करेंगे तो उसमें मैं आपके सवाल को इंक्लूड करके उसको आंसर भी करूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या है, इनकम और लॉसेस फ्रॉम पार्टनरशिप एंड एस कॉर्पोरेशन। इफ यू रिपोर्टेड अ लॉस, received a distribution, dispose of stocks, receiving a loan repayment from on S corporation, you must check the box in column E। ठीक है, यहाँ पे कॉलम E है। ये देखिए थोड़ा टेक्निकल होगा, आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये मैं लाइन आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको टिक जो करना होगा, चेक इफ बेसिस कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, तो लाइन नंबर सी के कब रिक्वायर्ड होता है, ये इसकी कंडीशन है कि इफ यू रिपोर्टेड अ लॉस, रिसीव अ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोज ऑफ स्टॉक और रिसीव अ लोन रीपेमेंट फ्रॉम एस कॉर्पोरेशन, यू मस्ट चेक द बॉक्स इन कॉलम ई। तो आपको यहाँ पे कॉलम ई टिक करना होगा 28 में। ऑन लाइन 28 एंड अटैच द रिक्वायरमेंट बेसिस कंप्यूटेशन। इफ यू रिपोर्ट अ लॉस from an at risk activities for which any amount is not at risk, you must check the box in column F on line 28 attach 6198 form। अगर आपका ये नहीं होता, दूसरा वाला पॉइंट है, तो आपको F में टिक करना होगा। आई होप आपको ये E कब टिक करना है और F कब टिक करना है ये समझ में आ गया होगा। और अगर हम F को टिक करते हैं तो वहां पे हमें 6198 फॉर्म फाइल करना होगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। देन हमारा आता है लाइन नंबर 27। आर यू रिपोर्टिंग एनी लॉस नॉट अलाउड इन अ प्रायर ईयर ड्यू टू द एट रिस्क ऑन बेसिस लिमिटेशंस, अ प्रायर ईयर एंड अनअलाउड लॉसेस फ्रॉम अ पैसिव इन एक्टिविटीज। इफ दैट लॉसेस वाज नॉट रिपोर्टेड ऑन फॉर्म 8582 और unreimbursed partnership expenses, if you answer yes, see instruction before completing this screen। तो यहाँ पे कोई जो एक्सपेंस जो लॉसेस होते हैं वो अलाउ नहीं हुए हों और अगर आप उनको यहाँ पे मेंशन करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे यस टिक करके इसका इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, अदरवाइज नो करेंगे। मैक्सिमम केसेस में आपके पास आएगा नो, तो इसकी आपको ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फाइल करेंगे ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिटर्न होता है, शेड्यूल में अगर आपके पास आते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आपको ऑलरेडी जो क्लाइंट होता है वो प्रोवाइड करता है, तो आपको यहाँ पे टिक ही करना होगा। तो इसकी आप लोग चिंता मत करिएगा, बस आप इसको फॉर्म का ओवरव्यू लीजिएगा कि कौन सी इनकम कहाँ होती है। देन आपका जो लाइन नंबर 28 है, यहाँ पे क्या है, सिमिलर वैसे ही होता है जैसे ऊपर मैंने बताया था। यहाँ पे हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको आ रहा है, मान लेते हैं XY ABCD पार्टनरशिप लिमिटेड, ओके सॉरी ABCD पार्टनरशिप है, वहां से आपको इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ए में। ओके, देन अगर मान लेते हैं कोई एस कॉर्पोरेशन से है तो वहां पे आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो ए में नाम आ जाएगा। सेकंड आता है आपका जो बी कॉलम है, वहां पे आता है एंटर पी फॉर पार्टनरशिप। अगर वो पार्टनरशिप एंटिटी है तो यहाँ पे पी मेंशन होगा लाइक दिस, और अगर वो एस कॉर्पोरेशन है तो लाइक दिस। अगर वो कॉर्पोरेशन है तो यहाँ पे एस आएगा, अदरवाइज पी आएगा पार्टनरशिप के लिए। ओके, अब यहाँ पे आता है चेक इफ फॉरेन पार्टनरशिप। अगर कोई फॉरेन पार्टनरशिप है इसमें तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा, अदरवाइज नो। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना होगा। देन यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया है ई और एफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, एंटिटीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट होगी। देन उसके बाद क्या होगा, पैसिव इनकम एंड लॉसेस, एंड दूसरा होता है नॉन पैसिव इनकम एंड लॉसेस। दो कॉलम में यहाँ पे इनकम डिवाइड होती है। फर्स्ट यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे पैसिव लॉस अलाउड, ओके, एंड देन पैसिव इनकम। जो पैसिव लॉसेस अलाउड है वो हम यहाँ पे डालेंगे अलग अलग एंटिटीज का, और जो पैसिव इनकम है वो हमारे यहाँ पे कॉलम एच में आएगी। ओके, देन उसके बाद नॉन पैसिव इनकम एंड लॉसेस का क्या रहता है, यहाँ पे जो हमारा आई है नॉन पैसिव लॉसेस अलाउड, शेड्यूल केवल में जो नॉन पैसिव लॉसेस रहेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पर्टिकुलर एंटिटीज के हिसाब से। देन उसके बाद 179 एक्सपेंसेस डिडक्शन फ्रॉम फॉर्म 484562। 179 का क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन का होता है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर डिडक्शन जो रहेगी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो यहाँ पे मेंशन होगी। देन दूसरा क्या होता है, लाइन नंबर के में नॉन पैसिव इनकम फ्रॉम शेड्यूल K1, तो जो नॉन पैसिव इनकम रहेगी वो यहाँ पे बॉक्स नंबर के में मेंशन होगी। ओके,
देन उसके बाद जो हमारी लाइन नंबर 29A आएगा वो आ जाता है टोटल का। तो यहाँ पे पैसिव इनकम आ जाएगी आपकी ए में, और बी में आ जाएगा 29B में आपका पैसिव लॉस अलाउड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये टोटल्स मेंशन होंगे बी का, नॉन पैसिव लॉस अलाउड एंड डेप्रिसिएशंस। देन लाइन नंबर 20A में क्या आएगा, नॉन पैसिव इनकम। तो जो आपकी दोनों इनकम है ना वो आपके आएंगी लाइन नंबर 29A में। ये देखिए, ये एक H कॉलम और K कॉलम, और जो आपके लॉसेस रहेंगे जो एडजस्ट होंगे आपके, वो आएंगे आपके लाइन नंबर 29B में। जैसे कि यहाँ पे हमारा पैसिव लॉसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये नॉन पैसिव लॉस का दिया हुआ है, यहाँ पे 179 एक्सपेंसेस दिए हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देन आता है लाइन नंबर 30, एड कॉलम H एंड K। तो हमें यहाँ पे H एंड K का ऐड करना होगा ऑफ लाइन 29A। जो हमारा 29A है तो ये H, ये इनकम है, नॉन पैसिव इनकम एंड पैसिव इनकम दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 30 में। देन आएगा लाइन नंबर 31 में ऐड कॉलम GIJ ऑफ लाइन 29B। तो जो 29B का ये वाला कॉलम था, दिस वन, ओके, दिस एंड दिस, ये हमारे आएंगे लाइन नंबर 31 में। और 32 क्या होगा, कंबाइंड लाइन 30 एंड 31, 30 और 31 को ऐड करेंगे और हमारा जो अमाउंट आएगा वो 32 को आएगा। मतलब कि क्या होगा, आपका जो लॉसेस हो वो एडजस्ट करके जो इनकम बचेगी वो हमारी लाइन नंबर 32 में आएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे सारे हमने कवर कर लिया रेंट एंड रियल एस्टेट्स। ओके, देन हमारा हो गया पार्टनरशिप्स का K1 वाले इनकम का। अब हमारा आता है पार्ट नंबर 3, इनकम और लॉसेस फ्रॉम एस्टेट्स एंड ट्रस्ट। तो दोस्तों सिमिलरली यहाँ पे स्टेट एंड ट्रस्ट का नाम आएगा, EIN नंबर में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और सिमिलरली देखिए सेम चीज ही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, पैसिव डिडक्शन और लॉसेस अलाउड ए वाली कंपनी से अगर जो रहते हैं। दूसरा पैसिव इनकम एंड अदर इनकम, यहाँ पे नॉन पैसिव की जगह होता है अदर इनकम। शेड्यूल K1 में आपको क्या होता है कि क्लाइंट्स शेड्यूल K1 प्रोवाइड करता है, उसमें ये सारी इनकम मेंशन होती हैं कि उसकी पैसिव इनकम कितनी है, अदर इनकम कितनी है, डिडक्शन कितनी है। तो उनको देखकर हमें यहाँ पे ये इनपुट देना होता है। ओके, तो ये सारी की सारी इनकम हमारे यहाँ पे पैसिव इनकम, डिडक्शन और लॉसेस फ्रॉम K1 जो रहेगा नॉन पैसिव इनकम का और पैसिव इनकम का, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। और सिमिलरली हमारा पॉइंट जाएगा 37 पे, टोटल स्टेट एंड ट्रस्ट इनकम 35 एंड 36। सिमिलरली आपका जो मैंने अभी पार्ट 2 में बताया सेम है। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर चीज़ है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मोस्टली कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स की इंफॉर्मेशन आएगी पार्ट 3 में, और पार्ट 2 में जो आपका है वो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन का आएगा। इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 4, इनकम और लॉसेस फ्रॉम रियल एस्टेट मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट कंडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रियल एस्टेट मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इनकम रहती है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेम, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहेगा, और यहाँ पे शेड्यूल क्यू होता है सॉरी, यहाँ पे एक्सेस इंक्लूजन फ्रॉम शेड्यूल क्यू है तो लाइन 2C आपको शेड्यूल क्यू दिया जाएगा। अगर आपके पास होता है इससे रिलेटेड इनकम रहेगी तो आपको एक शेड्यूल क्यू मिलेगा। वहाँ पे लाइन नंबर 2C में जो अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ लाइन नंबर जो आपका D बॉक्स आएगा उसमें क्या रहेगा, टैक्सेबल इनकम नेट लॉस फ्रॉम शेड्यूल क्यू लाइन 1B। ओके, देन यहाँ पे आता है लाइन 3B का। तो ये जो शेड्यूल क्यू है उसकी लाइन नंबर 1B, लाइन नंबर 2C एंड लाइन नंबर 3B यहाँ पे मेंशन की जाती है। और सेम उसी के बाद यहाँ पे जो अपना टोटल लाइन नंबर 41 में आता है बिलो कहना चाहिए कंबाइंड DE, जो आपका D4 रहेगा, D और E, ये टैक्सेबल इनकम और इनकम फ्रॉम शेड्यूल क्यू लाइन 3B, ये दोनों का मिला के आएगा लाइन नंबर 39 में। ओके दोस्तों, ये हमारे 3 जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे ये मैंने कवर किए। अब इसी की समरी हमारी पार्ट 4 में आ जाती है जो कंप्लीटली हमारे यहाँ पे समरी रहेगी। तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस तरीके से ये शेड्यूल E बनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल रहेगा, आप अगर अभी फ्रेशर्स हैं, आपने यूएस इंडस्ट्रीज में नहीं आए हैं तो आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा, बट जब आप इसकी मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके से यूएस टैक्स रिटर्न फाइल होता है, कैसे कौन कौन से फॉर्म होते हैं और कौन सी इनकम आएगी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर्स अगर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली वहाँ के सॉफ्टवेयर्स पेड होते हैं, तो जैसे ही मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर आएगा डेमो के लिए या कुछ भी रहेगा तो मैं उस पर वीडियोस भी बनाऊंगा, तो आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दूंगा। लेकिन हाँ, अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट्स को जानना, ताकि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें
जॉब में जा सके। जैसे ही आपको जॉब मिलेगी आप कंपनीज में जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा। मेरा मोटिव आपको जॉब दिलाना है। इस इंडस्ट्री में एंटर करा के आपको करियर ग्रोथ का एक फर्स्ट स्टेप आपको प्रोवाइड कराऊँ। और जैसे ही आपको ये फर्स्ट स्टेप मिलेगा उसके बाद कंपनीज ही सबसे अच्छी बात ये है यूएस इंडस्ट्री की कि यहाँ पे आपको कंपनीज ही एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं, आपको ईए करने के लिए या सीपीए करने के लिए। तो आप लोगों को बस ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके कंपनीज में जॉब लेनी है, वहाँ पे अपना करियर बनाना है। आप वहाँ पर मेहनत करिएगा, वहाँ पे आपको कंपनीज स्पॉन्सरशिप करती हैं, आप वहाँ पे पढ़ाई करिएगा और अपना करियर बनाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे बताइएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं उसी के बेस पर इसमें आगे बढ़ूंगा कि मुझे और क्या क्या लाना है। आप लोगों के फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, ओके, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे प्लान करने में कि आप लोगों को कौन सा कंटेंट दूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि यूएस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कहना चाहिए मार्केट है, लाइक 1040 रिटर्न्स, 1065 रिटर्न्स, 1120, हर एक चीज़ हम कवर नहीं कर सकते। बट मैं ट्राई करूँगा कि जो बेसिक नीड्स हैं आपको एक करियर स्टार्ट करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूं। और टाइम के साथ साथ हम वो सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहां पे आपको थोड़ा मैं टेक्निकल्स में ले जाऊंगा और एडवांस लेवल पर टैक्सेशन पे हम लोग वर्क करेंगे। तो अभी के लिए आप का जो मेरा मोटिव है आपको करियर गाइड करना और आपका जॉब सिलेक्शन कराना, ताकि आप वहाँ पे अपना करियर बना सकें और जॉब के साथ साथ ही आप अपना एजुकेशन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।